आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के बारे में, जो सन 2018 में आया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन में ए में पहला प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, शैक्षिक अनुसंधान का मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला शोध, यानी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथ्यों की खोज करके ज्ञान का विकास करना शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। इसके उद्देश्य आप लिख सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, और नंबर 2, शिक्षा क्षेत्र में नए तथ्यों सिद्धांतों की खोज करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहारित या व्यवहारिक अनुसंधान का अर्थ बताइए। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर शोध 3 प्रकार के होते हैं: मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। और व्यवहारिक शोध हमेशा मौलिक शोध के आधार पर किया जाता है, क्योंकि मौलिक अनुसंधान में नए सिद्धांतों और नियमों की खोज की जाती है, जबकि व्यवहारिक अनुसंधान किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। यानी व्यवहारिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति से संबंधित न होकर प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए किया जाता है। इसे हम एक सिंपल उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे हमने जितने भी अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे वो पावलोव के हों, स्किनर के हों या थॉर्नडाइक हो, जब उनके सिद्धांत को हम अपनी कक्ष में अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसे हम व्यवहारिक अनुसंधान कह सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्णनात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखिए। तो देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान को हम विवरणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। इस अनुसंधान में हम वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। यह अनुसंधान व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। इस शोध में हम क्यों के बजाय क्या, व्हाट पर ज्यादा जोर देते हैं। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत सर्वेक्षण अध्ययन, केस स्टडी और साक्षात्कार इत्यादि प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, साधारण शब्द में कहें तो परिकल्पना का मतलब होता है अंदाजा लगाना या भविष्यवाणी करना। इसे उपकल्पना भी कहते हैं। यानी परिकल्पना किसी समस्या का एक संभावित उत्तर होता है। तो देखिए, जब हम शोध कार्य करते हैं और अपने शोध कार्य में अपना जब हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, तो उस टॉपिक की समस्या को हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। यदि इसकी परिभाषा के ऊपर गौर करें तो करलिंगर महोदय ने बताया कि परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों में संबंधों का एक कथन है। जैसे मान लीजिए, शराब पीने से कैंसर होता है। इसमें 2 चर हो गए, शराब और कैंसर। अगला प्रश्न, अनुसंधान की समस्या क्या है। तो देखिए, शोध समस्या से तात्पर्य एक ऐसी समस्या कथन से होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कोई विशेष प्रकार के संबंध होने की कल्पना की जाती है। किसी शोध या अनुसंधान कार्य का प्रारंभ ही शोध समस्या के चयन से होता है। शोध समस्या एक प्रश्न या समस्या होती है जिसे रिसर्चर को हल करना होता है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी रिसर्च वर्क में शोध समस्या का चयन करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और रिसर्च प्रॉब्लम पूरी शोध की बैकबोन कही जाती है। अगला प्रश्न, संबंधित साहित्य के पुनरीक्षण का अर्थ लिखिए। तो देखिए, जब भी हम शोध करते हैं और शोध का हमारा जो टॉपिक होता है, उस प्रकरण पे पहले से जो काम हो चुका होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक लिया शोध करने के लिए, तो उस टॉपिक पर जितने भी काम हो चुके हैं उसको हम पहले स्टडी करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से करना हो, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करना हो, चाहे रिसर्च मैगजीन के माध्यम से करना हो। तो जितना भी हम ये सब करते हैं वो संबंधित साहित्य के पुनरीक्षण में ही आता है। यानी कह सकते हैं कि इट इज अ लिंक बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन। यानी संबंधित साहित्य की समीक्षा से तात्पर्य शोध की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध प्रबंधों आदि से है, जिनके अध्ययन से रिसर्चर को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, शोध अभिकल्प को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, रिसर्च डिजाइन शोध कार्य के लिए तैयार की जाने वाली एक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट होती है। वास्तव में जिस प्रकार किसी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसका हम एक खाका या प्रारूप तैयार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार रिसर्च कार्य को शुरू करने से पहले शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन का निर्धारण किया जाता है। यह रिसर्चर के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है, और रिसर्चर इसमें सैंपल साइज क्या लेना है, कौन सी सैंपलिंग मेथड यूज करना है, कौन सी सांख्यिकी विधि तैयार करनी है, ये सब बातें तय करता है। इसे हम मास्टर प्लान के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें शोध के प्रारंभ से लेकर अंत तक की योजनाएं बनाई जाती है। यानी रिसर्च डिजाइन इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अगला प्रश्न, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अर्थ बताइए। तो देखिए, शोध में जनसंख्या का अर्थ होता है कि वह समूह जिसके बारे में शोधकर्ता निष्कर्ष निकालना चाहता है। जनसंख्या में वे सभी इकाइयां होती हैं जिन पर शोध के निष्कर्ष लागू किए जाते हैं।
जनसंख्या को हम समष्टि भी कहते हैं और जनसंख्या को हम परिभाषित भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें कि हमने एक टॉपिक लिया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक अध्यापकों का पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूकता। तो इसमें यूपी के जितने भी प्राइमरी टीचर्स हो गए, वो हमारे शोध के जनसंख्या कहलाएँगे। या ब्लड टेस्ट में बॉडी का पूरा जो ब्लड होता है, वह जनसंख्या कहलाता है। तो लोग से ही नहीं होता है बल्कि संस्था, वस्तु, देश इत्यादि से भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल रैंडम सैंपल यानी सरल यादृच्छिक न्यायादर्श। तो देखिए सैंपल या सैंपलिंग 2 प्रकार का होता है या न्यायादर्श 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नंबर 2 नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो सरल यादृच्छिक न्यायादर्श प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही एक उदाहरण है। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के नमूना में चयन होने के बराबर अवसर होते हैं। यह पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। यह एक सरल तकनीक है। इसमें वर्गीकरण त्रुटि नहीं होती है। इसके लिए जनसंख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती है। इसमें एकत्रित डेटा की व्याख्या करना आसान होता है। मान लीजिए 50 बच्चों का यानी अपनी कक्षा में 50 बच्चों का हमें शोध करना है किसी समस्या के ऊपर। तो उनमें से 10 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और 50 बच्चों के नाम उसमें लिखकर डाल देंगे और एक-एक करके जिनके नाम की पर्ची हम निकाल रहे हैं बिना भेदभाव के, वह तरीका आपका सरल यादृच्छिक न्यायादर्श कहलाएगा। अगला प्रश्न, गुणात्मक आंकड़ा क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? तो देखिए शोध में 2 प्रकार के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा यानी गुणात्मक आंकड़े और संख्यात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े विशेषताओं पर फोकस करता है या किसी चीज़ की विशेषता या गुणों को डिस्क्राइब करता है। इसे हम संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। गुणात्मक आंकड़े टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि के रूप में होते हैं। इसे हम प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन इत्यादि विधियों से एकत्र करते हैं। इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। ईमानदारी, संतुष्टि, मोटिवेशन, आइस कलर, हेयर कलर इत्यादि सब क्वालिटेटिव डेटा के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें पहला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान की व्याख्या कीजिए या एक अच्छी परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको बताइए। अगला प्रश्न, उत्तम न्यायादर्श की विशेषताओं का वर्णन करिए या एक उत्तम शोध विकल्प के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अगला प्रश्न, शोध प्रस्ताव के पदों की विवेचना कीजिए या निर्धारण मापनी की व्याख्या कीजिए। परिकल्पित निगमनात्मक शोध रूपावली की व्याख्या कीजिए या आनुभविक आगमनात्मक शोध रूपावली की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, समाजमिति तकनीकी का वर्णन कीजिए या साक्षात्कार तकनीकी का वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक अनुसंधान की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। अगला प्रश्न, संबंधित साहित्य पुनरीक्षण के स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट, शोध प्रतिवेदन की तैयारी की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, आंकड़ा संग्रहण उपकरण के रूप में प्रश्नावली की महत्ता की व्याख्या कीजिए। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है, विश्वसनीयता, संदर्भ ग्रंथ या आधारभूत अनुसंधान। तो ये था चतुर्थ प्रश्न पत्र जो रिसर्च मेथोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में था।